बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं आपको एक बड़े ज़बरदस्त पढ़े लिखे नौजवान के फार्म पे लेकर आया हूँ जिनका इस फील्ड में तजर्बा बहुत ही ज़्यादा है और वो मुनाफा बख्श बफलो फार्मिंग कर रहे हैं। उन्होंने 10 साल काऊ फार्मिंग भी की है और 5 साल इनको ये भैंस की फार्मिंग करते हुए हो गए हैं। इन्होंने कुल 35 भैंसें रखी हुई हैं दूध देने वाली। तो इस हवाले से हम उनसे काऊ फार्मिंग और बफलो फार्मिंग का कंपैरिजन भी करवाएंगे और उनसे बहुत सारी मुफीद टिप्स भी आपको मिलने वाली हैं। उनसे आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के अदारों के एड्रेस भी मिलेंगे जो जहां से आपको रहनुमाई मिल सकती है इस फार्मिंग के हवाले से। तो इस मालूमाती वीडियो से अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलें वीडियो प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले याद करवाना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। भाई मेरे नाज़रीन को ज़रा अपना तारफ़ करवा दीजिए। जी मेरा नाम बाबर है जी। तो ये सदार वाली गांव है, उसके अंदर मैंने ये डेयरी फार्म बनाया हुआ है माशाल्लाह। तो इसमें तकरीबन 35 जो है मेरे पास भैंसें हैं। ठीक है। तो तकरीबन ठीक चल रहा है काम मेरा माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, बेहतर है पहले से। ठीक है। तो बाबर भाई आपके बारे में सुना था कि पहले आप काऊ फार्मिंग करते थे, गाय की फार्मिंग करते थे, अब आपने भैंसों की फार्मिंग शुरू की है। जी वो मैंने तकरीबन 10 साल की है जी। वो मैंने इसलिए छोड़ी है कि ये हमारा जो मौसम है ना, ये इधर का, ये जो इधर सियालकोट एरिया का ये जो गर्मी ज़्यादा हो गई है, ये जो फ्रीजन को है ना ये बर्दाश्त नहीं करती गर्मी। ठीक है। तो उसमें मैंने रब्ता किया था, ये सरकारी अदारे हैं उनसे। जी जी। तो वो कह रहे थे जी इसको कंट्रोल शेड में करें, इसको ऐसे करें, वो ज़्यादा कॉस्टली था। जी जी। इसलिए मैंने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। ठीक है। तो फिर मैंने वो सेल करके तो मैंने ये जो भैंसें जो है ना वो रख ली हैं। अब ये भैंसें रखे हुए आपको कितना अर्सा हो गया? ये तकरीबन 5 साल हो गए मुझे। 5 साल हो गए। 10 साल आपने गाय की फार्मिंग की है, 5 साल आप भैंस की फार्मिंग कर रहे हैं। जी जी। अब अपने तजर्बे की बुनियाद पर नाज़रीन को बताएं कि दोनों फार्मिंग में से आपने किसको मुनाफा बख्श पाया? देखें जी, अगर देखा जाए ना तो गाय की जो बेस्ट है जी। गाय की इसलिए बेस्ट है कि उसका जो है ना वो प्रोडक्शन, दूध की प्रोडक्शन वो ज़्यादा है। ठीक है। तो वो इसमें हमें ज़्यादा मिलती है, जो 25-30 लीटर गाय दूध देती है, ये तकरीबन 10-12-15 लीटर तक जाती है भैंस। ठीक है। इसके ऊपर नहीं जाती। ये जो कहते हैं भैंस 25 लीटर दे रही है, 30 लीटर दे रही है, वो झूठ बोलते हैं। ठीक है। वो ऐसा काम कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हमने रखी हुई है भैंसें। तो अगर किसी ने एक रखी हो तो वो दे सकती है 25 लीटर 20 लीटर। ठीक है। तो इसके ऊपर नहीं देती। गाय का इसलिए ज़्यादा है कि गाय जो है ना वो मुसलसल दूध देती है। ठीक है। ड्राई नहीं होती। सही है। उसको छोड़ना पड़ता है खुद। ये जो भैंसें हैं इसको 3-4 माह ये पहले ही चली जाती हैं। ठीक है। ये जो ड्राई हो जाती हैं जी। तो इसके लिए सब प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमारे इधर दूध जो है ना वो भैंस का ही चलता है, गाय का कम चलता है। ठीक है। जब मुनाफा उसमें ज़्यादा है, दूध उसका नहीं चलता, तो अक्सर लोग मैंने देखे हैं वो भैंसों की फार्मिंग करते हैं, गाय की फार्मिंग नहीं करते। हर एक फार्मर यही कहता है कि गाय की फार्मिंग में मुनाफा है लेकिन करते नहीं है। इसलिए नहीं करते कि दूध बिकता नहीं है। जब दूध नहीं बिकता तो फिर उसमें फ़ायदा कैसा रहा? दूध असल में गाय का दूध इसलिए जब बिकेगा वो जो पैकिंग में होगा ना जी जी। तो वो बिकेगा। जब ये जो इधर जो गाय या भैंसों का दूध लेते हैं, ये लेते पहले पूछते हैं आपके पास कौन सा दूध है। ठीक है। अगर गाय का दूध तो वो तो चले जाते हैं, वो तो लेते ही नहीं है। जी जी। भैंस का कहें तो वो आ जाते हैं, फिर लेने आ जाते हैं। ठीक है। फिर वो आके कहते हैं चले ठीक है जी हमें दे दें, ये आप पैसे भी ले लें, ज़्यादा ले लें। ठीक है। पर लीटर के हिसाब से इधर भी 100 पे चल रहा है, 110 भी चल रहा है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा करते हैं कि चले ये भैंसों का दूध बिक जाता है, सेल हो जाता है। ठीक है। तो यानी इसकी बेस पे क्या मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों की पसंद और नापसंद की वजह से भैंस की फार्मिंग ज़्यादा मुनाफा बख्श हो गई है गाय की फार्मिंग से, क्योंकि उसका दूध जो नहीं बिकता। वैसे तो वो दूध ज़्यादा देती है, बछड़ा जल्दी जवान होता है। तो लिहाजा फिर हम यहाँ से हंस कर सकते हैं कि भैंस का दूध चूँकि पाकिस्तानी की चॉइस है इसलिए पाकिस्तान में ये ज़्यादा मुनाफा बख्श है। अच्छा भाई ये बताइए कि आपने 35 जानवर रखे हुए हैं, कौन सी नस्ल की भैंसें आपने रखी हुई हैं ज़्यादा? जी मेरे पास ज़्यादा ये क्रॉस चल रही है। ये जो कहती है नीली की भैंस आ रही है, नीली की रावी की, ये नीली रावी अब क्रॉस हो गई है। नीली के पास खुद नहीं है भैंसें उनके पास जी। तो वो ये क्रॉस भैंसें हैं, ये इधर से लेते हैं हमको अच्छे, इधर से जो लेके आते हैं, उधर से उकाड़ा से, साहिवाल से जो लेके आते हैं
उनसे जो अच्छे डीलर हैं उनसे ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। ठीक है। तो अब पहचान इसलिए हो गई है कि जो भैंसें मसलसल दूध देती रहती हैं वो ड्राई पीरियड के पास जाके भी दूध देती हैं। ठीक है। तो कुछ कम हो जाती हैं, लेकिन ये कुछ चलती रहती हैं। सही है। जो चलती रहती हैं वो उसके बाद हम रख लेते हैं, उनके बच्चे भी रख लेते हैं कि ये भैंसें ठीक हैं, ये दूध देती हैं, ये ड्राई कम पीरियड ज़्यादा कम है इनका। ठीक है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है वो भी कम लगवाती हैं। ठीक है। तो ये ठीक है नस्ल। तो फिर उसके हम वो रख लेते हैं कि ये ठीक है। अब किसी को ये नहीं पता रावी कौन सी है, नीली कौन सी है, ये तो वैसे ही आपको तुक्के लगाते हैं लोग, ये रावी है, ये नीली है। नीली रावी खुद क्रॉस हो गई है, इसका पता नहीं, किसी को पता नहीं चलता, एक्चुअल का पता नहीं चलता, मिलती भी कम है। जी जी। अच्छा ये बताइए कि ये जो लोग अक्सर मशवरा देते हैं कि उकाड़ा आरफ वाला साइड से जाके भैंसें लें, वहाँ से ही लेनी चाहिए या अपने इलाके से भैंसें लेनी चाहिए? ये ठीक कहते हैं। उकाड़ा साहिवाल एक नाम है उनका। एक उधर वो नस्ल पालते हैं, पैदा करते हैं, वो अच्छी बनाते हैं। ठीक है। लेकिन अब जब जो इधर से वो लेके जाते हैं ना, कट्टियाँ छोटे बच्चे भी लेके जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, कुछ इधर से ड्राई ले जाते हैं, उधर से वो वही जो तैयार करके इधर फिर वापस भेज देते हैं। अच्छा। तो ये वाला काम शुरू कर दिया। लेकिन कुछ इलाके हैं जिधर से अभी भी अच्छी मिलती है जी, भैंसें मिल जाती हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में ये रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया, 3-4 लाख 5 लाख तक भैंस हो गई है औसतन जी। अच्छा। तो जो कुछ इलाके आप बता रहे हैं जहाँ पे अभी भी कुछ नस्लें अच्छी मिल जाती हैं, उनमें से चंद एक के नाम बताएंगे आप? ये मैंने तो आरफ वाला चीचा वतनी से ली है, भैंसें ली है। ठीक है। तो ज़्यादा मैं उधर उकाड़ा भी गया हूँ, गैम्बर भी गया हूँ। ठीक है। तो लेकिन मिलती है अच्छी ऐसे मिलती है। रेट में मिलती है 4 लाख के? नहीं, उधर से कम मिलती हैं। उधर तकरीबन 3 से 2.5-3 से अगर अच्छी भैंस कोई 15-16 लीटर वाली मिल जाए तो 2.5-3 लाख में मिल जाती हैं। जो इधर आके फिर जो दोबारा लोग इधर से लेते हैं, जो डीलरों से लेते हैं, वो महंगी देती हैं जी। ठीक होगा इसमें। अच्छा भाई ये बताइए कि जानवरों का शेड, भैंसों का खास तौर पर शेड पक्का होना चाहिए, कच्चा सिरकी और बाले वाला होना चाहिए, या फिर लोहे का मेरा तो प्लेटों का बना होता है? मेरा तो ख्याल है कि इसमें कम पैसे लगाने चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो नया फार्मर आएगा वो पहले सोचेगा कि ये अगर वो कंक्रीट का तैयार कर लेगा, अगर उसके काम नहीं चलेगा तो फिर वो बता देगा, ऐसे करेगा कि किसको छोड़ेगा तो उसके हाथ कुछ नहीं आना। ठीक है। तो उसको चाहिए कि पहले जो मशवरा कर ले, ये समेडा बनी हुई है, एक वेबसाइट है पाकिस्तान की। ठीक है। तो उधर से रब्ता कर ले, चेक कर ले, वो देखे कि उन्होंने वो पमाइश वगैरह शेड की, ये हर चीज़ है। ठीक है। उनसे पूछ ले, अगर वो कहें जो मटेरियल कौन सा लगाना है तो वो लगाए। ये जो हम खुद बना लेते हैं, ये जो दीवार के साथ लगा के लंबा शेड बना लेते हैं, हवा भी नहीं होती, वो क्रॉसिंग भी नहीं होती, वो उसलिए उसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो इसको देखना चाहिए कि ये जो हम खुद ना बनाएं इसको, नया फार्मर है वो उसको चाहिए कि वो इस पहले कंसल्ट कर ले, किसी गवर्नमेंट इदारे से कंसल्ट कर ले कि भाई मैंने ये बनाना है, वो किसी से वो अपना मशवरा कर ले तो फिर वो बनाए, ऐसे ना बनाए। सही हो गया। यानी समेडा वगैरह या गवर्नमेंट के इदारों से, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन के बाद अपना शेड बनाइए, इससे आपको फ़ायदा रहेगा। भाई ये बताइए कि ये जो आपने पाइपिंग की हुई है, इसका क्या मकसद है, इसका क्या फ़ायदा है, और क्या ये लोहे की होनी चाहिए या बांस की भी की जा सकती है? नहीं, बांस की जो है ना वो इसकी नहीं, वो पायदार नहीं है। ठीक है। वो ख़त्म हो जाती है। ये पाइप की ठीक रहती है। ठीक है। पाइप की ये मैंने इसलिए लगाए हैं कि इसको हम फीड डालते हैं जानवरों को, जब हमने फीड डालनी है, जब इनको ये खुराक डालनी है तो इनको खोल देना सबको। ठीक है। फिर ये पानी पीती हैं, खुद अब छाँव में आ जाती हैं, तो ऐसे फिरती चलती रहती है। जब ये जानवर आदमी पे रहेगा, वर्कर आएंगे, वो इनको पानी डालेंगे या इसको लेके जाएंगे, तो वो टाइम ज़्यादा उसको पता नहीं कब इसको प्यास लगी हुई है, इसको पानी मिले 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, वो इसको चाहिए अभी। ठीक है। तो वो प्रॉब्लम होती है, जिसके दूध के प्रोडक्शन में फ़र्क आता है। ठीक है। तो यानी पाइपिंग का ये फ़ायदा रहता है कि आप पानी दस्तयाब करवा सकते हैं दरमियान में, और जानवर अपनी मर्जी से चल फिर के पानी पीता है, तो इससे इनकी दूध की पैदावार के ऊपर भी असर पड़ता है। बिल्कुल असर पड़ता है। ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है जी। इस बात का ख्याल रखिए कि पानी की दस्तयाबी होनी चाहिए, और पाइपिंग से आप पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा भाई ये बताइए कि इसमें 35 जानवरों के लिए कम से कम कितनी लेबर दरकार होती है, और उनके ऊपर कितना अखराजात आ जाते हैं मंथली? देखिए जी, सबसे बड़ा मसला डेयरी फार्मिंग में ये जो इसके लेबर का है। ठीक है। इसकी लेबर बहुत कम है। ठीक है। कुछ लोग जो काम करते हैं वो आते हैं आगे, मालिक का काम है ये जो जानवर बना लिए, इसने 1 करोड़ 1.5 करोड़ लगा के जानवर तैयार कर लिए, बना लिए। लेबर का मतलब लेबर आती है और महीना 1 माह बाद चली जाती है। इसको ज़रूरी है कि अगर आप प्रॉपर किसी बंदे से अच्छा तावन भी करें, रखें उसको,
उसको ये एज आ मजदूर, एज आ एक नीच समझ के ना छोड़ दें कि बस इसको आया ये जिसने गोबर उठाना है बस इसको यही काम है इसका। उसकी जो ख्वाहिशात हैं उनको भी थोड़ा सा पूरा करें, जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको ये भी दें, तो फिर वो आपके साथ चलेंगे, आपके जानवरों के साथ भी प्यार करेंगे। अगर वो आप छोड़ देंगे, मैंने काफ़ी जानवर देखे हैं, मैंने फार्म देखे हैं जो लेबर की वजह से ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल, क्योंकि वो आदमी जो है ना मालिक, वो बिल्कुल कहता है कि मैं अब चौधरी हूँ, मैंने काम नहीं करना, मैं अब बैठ गया हूँ, तो ये मैंने मजदूर रखे हुए हैं, मैंने खुद नहीं किसी चेक करना, अगर ये कोई कम होगा, कोई मसला होगा तो यही इनसे पूछूंगा मैं। तो फिर उसको क्या है, वो 15-20 हज़ार में आता है, वो भाग जाएगा, चला जाएगा, नुकसान आपका है। बिल्कुल ठीक है। तो लेबर इस पर डिपेंड करती है, लेबर आप उसको ज़रूर बिल्कुल जी। नाजरीन, भाई की बात की तारीफ ज़रूर करूंगा कि भाई ने आपको बड़ी ज़बरदस्त टिप दी है कि अक्सर डेयरी फार्म फ्लॉप होते हैं लेबर की वजह से, और इसके लिए टिप ये है कि आप अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ प्यार, मोहब्बत और हुस्न अखलाक से पेश आएँ। ये बात हमारे अल्लाह और उसके रसूल को भी पसंद है, तो इस तरह हो सकता है कि आपकी फार्मिंग में बरकत आ जाए, और जब बरकत आएगी तो इस कारोबार में तभी फ़ायदा हो सकता है। पंजाबी में कहा करते हैं कि ये अल्लाह के साथ पंजाली होती है। जी बिल्कुल। तो अगर आप अल्लाह के साथ पंजाली करते हैं तो उसके बंदों को भी फ़ायदा पहुंचाएं तो अल्लाह आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। ये बात होगी लेबर के हवाले से। लेबर की तनख्वाह मंथली आजकल क्या चल रही है इस इलाके में? भाई मंथली देखें, अगर जो बजट के हिसाब से जो महंगाई हो रही है, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये हम देते, पहले 12,000 भी देते, 13,000 भी देते थे। अब जो स्टार्टिंग चल रही है वो 15 से 20 हज़ार में चल रही है इनकी। तो एक की 15-20 हज़ार। इसके अलावा भी जो आप देते हैं उनको, जो अपनी खुशी से दे देते हैं, ठीक है, वो ले लेते हैं। तो कम से कम मेरे ख्याल में 17,000 होनी चाहिए माशाल्लाह। जी। अच्छा भाई, ये बताइए कि आप इनको रोज़ाना फी जानवर कितनी खुराक डाल देते हैं और कितने अखराजात आ जाते हैं? जी, ये हमारे एक जानवर को मैंने खुद भी बनाया हुआ है, ये इसका वंडा मैंने तैयार किया है। ठीक है। तो वो मेरे पास है मौजूद, वो भी डालते हैं। इसके अलावा मैं फीड जो अच्छा कोई भी हो, किसी से भी मिल जाए अच्छी फीड, जिसका रिजल्ट ठीक हो, जो रिकमेंडेड हो, जिसके ऊपर लिखा हुआ हो ये गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक से इसने रिकमेंडेड है इसमें, तो वो डालते हैं हम इनको। तो हम ये जो अब आ रही है ना, ये जो खले सरसों की खाल है, ये दूसरी है, ये इसमें ये कुछ भी नहीं है। ये देखते हैं उधर, मैंने देखा हुआ है वो वीडियो 2-3 दफ़ा नेट में, तो वो ये जो इसमें वेस्ट है कपड़ों का, जो गंदमंद है, उसमें डाल देते हैं, सारा कुछ डाल देते हैं, तो वो कोई जानवर को नुकसान होता है। जो आपने वंडा खुद तैयार किया है उसका ज़रा मुख्तसर सा तारीफ। उसमें मैंने मक्की डाली है, गंदम है, चना है और सरसों है। सरसों की खाल नहीं मैं डालता, मैं इसको सरसों डालता हूँ। इसमें ये जो सरसों की खाल जो है वो तेल तो वो निकाल लेते हैं, पीछे कौन क्या रह जाता है, तो मैं सरसों डालता हूँ इनको। इससे इनके जो है ना वो थान भी और वो जो हवाना भी वो ठीक रहता है। इसके अलावा टॉक्सिन बाइंडर यूज़ करते हैं हम इसमें। टॉक्सिन बाइंडर जो है ना वो ज़रूरी है इसके लिए। वो इसमें इसके ये जो मसलसल इसके टॉक्सिन जानवरों के अंदर जाता है, वो ये जो इसके चारे के ज़रिए, वंडे के ज़रिए, उसमें नुकसान से बचाते हैं इसको। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप दलिया करके डाल? जी बिल्कुल, दलिया बराबर मिकदार में ये चीज़ें डाली जाती हैं। तो फी जानवर, दूध देने वाले जानवर को कितना डाला जाता है रोज़ाना? जी, मैं ये इसकी एवरेज निकाल लेता हूँ। मुझे तकरीबन जो अगर 16 लीटर दे रही है ना, उसको मैं 4 किलो 5 किलो डालता हूँ, यानी 1/4। जी। जितना दूध है उसको 4 से तकसीम कर लें, उतना वंडा डालें। जी बिल्कुल। तो जो जानवर दूध नहीं दे रहा उनको भी डालते हैं? उसको कम डालते हैं लेकिन 1 किलो डालते हैं, उसको ज़्यादा नहीं डालता मैं। हरा चारा कितना खा लेते हैं रोज़ाना? हरा चारा जो है ना वो एक भैंस तकरीबन 20 से 25 किलो खा लेती है। 20 से 25 किलो। तूड़ी भी खाती है? तूड़ी भी 2 किलो खाती है सर। 2 किलो तूड़ी। तो कुल फी जानवर के ऊपर कितने अखराजात आ गए? जानवरों के अखराजात तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा जो आपको नुकसान नहीं ना, वो नुकसान इसलिए हो सकता है अगर आपके पास चारा अपना नहीं है तो फिर अपना ये डेयरी फार्मिंग के पीछे चढ़ पड़े। अगर चारा अपना है तो फिर डेयरी फार्मिंग ज़रूरी है, अगर चारा अपना नहीं है तो फिर डेयरी फार्मिंग की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि फिर ये चारा भी महंगा है, जो लेने वाला आपको कंडे से लेके आएंगे वो इसके एक्सपेंसेस भी पड़ेंगे आपको, तो वो ज़रूरी नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास अगर 25-30 जानवर हैं तो आपके पास तकरीबन 5-7 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। ठीक हो गया। जानवरों की बुनियादी बीमारियों से हिफाजत के लिए चंद ज़रूरी टिप्स देना आगे को। देखें जी, ये जो इसमें सबसे ज़रूरी है, ये जो FM ये मुखर की बीमारी आती है, अब ये आ जानी है, ये जो बरसात के मौसम में इसको ये गलगोटू आना है इसको, ये गवर्नमेंट की वैक्सीन है ना, मैं गवर्नमेंट को स्पेशली कहना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट के पास कोई भी ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है। मैंने अभी वैक्सीनेशन की है जानवरों को, अपने को सबको, लेकिन मैंने खुद ली है, बाहर से ली है प्राइवेट से,
ठीक है। कोरिया की मैंने वैक्सीन ली है, वो मैंने की है। मैंने गवर्नमेंट के इदारों से सबसे पूछा है, कोई कह रहा है लिक्विड बेस आ रही है, कोई ऑयल बेस आ रही है, ना ऑयल बेस मिली है मुझे, ना लिक्विड बेस मिली है। ठीक है। तो फिर मैंने प्राइवेट जाके ली है, तो वो मैंने सबको वैक्सीनेशन की है। ठीक है। तो इस वाले साहब गवर्नमेंट को कहना चाहेंगे कि वो गवर्नमेंट असल में ना गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो नहीं देती। पहली बात तो ये है कि ये शबाशिफ साहब आए थे, वो उन्होंने भी पहले ये इनको ज़रा सख्ती की थी, तो ये कुछ दे रहे थे जानवरों को। अब जो है ना वो इनका कोई हाल नहीं है। डॉक्टर अगर सरकारी भी आए ना चेक करने आए तो वो भी फीस लेता है, अगर इसको फीस ना दें तो वो दूसरे दिन आता ही नहीं है। ठीक हो गया भाई, मैंने आपसे काफ़ी सारी बातें पूछी हैं, आपने बहुत माशाल्लाह अच्छे तसल्ली बख्श जवाब दिए हैं, मज़ा आया है। तो अपनी तरफ से नाजरीन को कोई ऐसी बात बताएं डेयरी फार्मिंग के हवाले से जो सदका जारिया बन जाए, सुनने वालों के काम आए। बस जी ये काम है, अच्छा काम है। असल में ना ये जो अब लेबर बेरोज़गारी हो रही है इस मुल्क में, जी जी, तो मेरे ख्याल में यही काम रह गया है जो आप खुद अभी शुरू करें, अभी लें काम, ये जानवर एक ख़रीदें तो उसका दूध सेल हो जाता है। बस यही काम है। ठीक है। पाकिस्तान में अगर इसको भी नीयत से करें तो ये काफ़ी आगे जा सकता है बंदा। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मसाइल इसमें लेबर के हैं। मैंने पहले भी कहा था, लेबर आपको अगर कंट्रोल कर लेंगे तो आप ठीक है, प्रॉफिटेबल में जाएंगे। अगर लेबर आपके पास कंट्रोल नहीं होगी, लेबर नहीं होगी, तो फिर नुकसान है इसका। ओके, बहुत शुक्रिया भाई, आपने बड़ी बेशकीमत मालूमात दी हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।